बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जो अगर समय पर नहीं पहचानी जाए, इनिशियल स्टेज पे नहीं पहचानी जाए, तो इसकी वजह से मरीज को, उसके परिजनों को, उनके लव्ड वंस को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार हूँ, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम लोग बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में भावनाओं में, उत्साह में, उमंग में, आत्मविश्वास में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आने लगता है। आम व्यक्ति में अगर ये वेरिएशन इस तरीके से होती है तो जिनमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है उनमें ये वेरिएशन ऐसे चढ़ाव की और फिर उतार की ऐसे होने लगती है। जब चढ़ाव वाला फेज़ होता है व्यक्ति का तो उस वक़्त वो अपने पैसे को, अपनी शारीरिक क्षमता को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने कॉन्टैक्ट्स को ओवर एस्टिमेट करने लगता है। उसको लगता है मेरे पास इतनी बड़े बड़े स्कीम्स हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगा तो सोना हो जाएगी। उसकी वजह से वो काफ़ी सारा सामान खरीद सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो उसमें के फ़ायदा होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति भी उनको समझाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है और ये मेरे से जलते हैं, इसलिए वो उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। और इसी वजह से काफ़ी सारा नुकसान ऐसे लोग जो हैं कर देते हैं। कई दफ़ा इनकी लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है और परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ तो समस्या बढ़ती ही बढ़ती है। जब लो फेज़ आता है तब उसी व्यक्ति में ये परिवर्तन आ जाता है कि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि जो मैं पहले कर सकता था मेरे से नहीं होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं सीख सकता। उनकी नींद कम हो सकती है, भूख कम हो सकती है और भूख के साथ उनका वज़न भी कम हो सकता है। हर चीज़ के लिए वो मना कर सकते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा। और कई लोगों में ऐसा भी हो जाता है कि जल्दी जल्दी रोना आना और ऐसा लगना कि ज़िंदगी बेकार है, क्या फ़ायदा है जीने का, भगवान उठा ले। और कुछ लोग तो इवन एक्टिवली सुसाइड भी प्लान कर लेते हैं। तो दोनों किस्म के फेजेस की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। अभी हमने जो बात की वो ज़्यादातर वयस्क में यानी एडल्ट्स के बिहेवियर में जो परिवर्तन आते हैं उसकी बात की, लेकिन यही समस्या कई दफ़ा बचपन में भी शुरू हो जाती है। जब बच्चों में शुरू होती है तो उनमें जो परिवर्तन आते हैं आमतौर पे ये देखा जाता है कि उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी पहले से कम हो गई, वो खिजे खिजे रहने लगे और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को आइसोलेट करने लगे, परिवार से मिलना जुलना कम हो गया, स्कूल जाने की इच्छा कम हो गई और कई दफ़ा जो है खींच जाना, जल्दी खींच जाना, मेरे को तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, इस किस्म के परिवर्तन बच्चों में देखे जाते हैं। और कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि उनका जो टेस्ट है वो बदल गया, यानी कि वो कुछ एक्सेसिव ड्रग अब्यूज़ की तरफ या पॉर्न की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। तो अगर इस किस्म का भी परिवर्तन देखा जाता है बच्चे के बिहेवियर में तो डेफिनेटली उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए मनोचिकित्सक को, ताकि ये देखा जाए कि ये सिम्टम्स जो बच्चे में हैं वो कहीं पे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के तो नहीं हो रहे हैं। काफ़ी परिवार हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये बीमारी हेरिडिटरी है? यस, ये बीमारी वंश में चलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर माता में, पिता में, दोनों में से किसी एक में ये बीमारी है तो बच्चे में 100% आनी है। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स में से एक को ये बीमारी है तो तकरीबन 10% चांसेस होते हैं कि आगे बच्चे में, किसी बच्चे में आए। 90% चांसेस हैं कि फिर भी बच्चे में नहीं आएगी। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स में ये बीमारी है तो ये चांसेस बढ़ के 20-25% तक हो जाते हैं। फिर भी 75-80% तक चांसेस हैं कि किसी बच्चे में आगे भी ये बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारी आमतौर पे रिमिटिंग बीमारी है, यानी कि टाइम बाउंड बीमारी होती है। एपिसोड्स आते हैं, एपिसोड की जो ड्यूरेशन है यानी कितने समय के लिए एपिसोड आया,
कितनी गहराई का आया, वो इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। या कितनी ऊंचाई का आया, ऊंचाई इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। तो वो और फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी बीच में कितना समय ठीक रह के ये दोबारा बीमारी आती है। ये 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि जो पहला एपिसोड है या दूसरा एपिसोड है वो नहीं पहचाना गया, लेकिन बाद में उसकी क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ गई या उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, उसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हुई, तब पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ। तो जब भी डायग्नोज हो जाए तभी से इलाज इसका शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्नोज होने के बाद भी अगर इसका इलाज नहीं होता है तो चांसेस ये हैं कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी ड्यूरेशन एपिसोड्स की वो बढ़ती जाएगी। समय पे इलाज शुरू करना, ठीक से इलाज करवाना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि ये बीमारी क्योंकि बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल का मतलब जीन्स में चलती है और बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से होती है, इसलिए इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए मेडिसिनल इलाज बहुत ज़रूरी है। नॉन मेडिसिनल इलाज में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसा बिहेवियर है परिवार का जो कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उससे सिर्फ एग्रेवेशन में हेल्प मिल सकती है। लेकिन असली जो इलाज है वो इनका दवाइयों से होता है। जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में, वो कई दफ़ा वही दवाइयाँ जो हैं एपिलेप्सी में, मिर्गी के इलाज में भी यूज़ की जाती हैं। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये तो मिर्गी का इलाज की बीमारी है, आप लोग ये वाली दवाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मिर्गी में भी वो उतार चढ़ाव का एक अचानक ज़्यादा वोल्टेज बनने का इशू होता है, इसलिए बहुत सी दवाइयाँ जो कि उस बीमारी में काम आती हैं वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में भी काम आ जाती हैं। उसकी मात्रा अलग हो सकती है, उसकी ड्यूरेशन अलग हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात से नहीं घबराइए कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में मिर्गी वाली बीमारी की दवाई क्यों मिल रही है। इसके अलावा दूसरी कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो कि मिर्गी में नहीं इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आपका जो क्लिनिशियन है, आपके जो डॉक्टर हैं, वो काफ़ी सारी बातों को देखते हुए आपकी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी जो हमने बातचीत की उसके मुताबिक अब हमारे में ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये बीमारी हमें अफेक्ट कर सकती है, हमारे परिवार में किसी को अफेक्ट कर सकती है, हमारे किसी मित्र को अफेक्ट कर सकती है, हमारे किसी टीममेट को कर सकती है। तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम इस बीमारी के लक्षण को समय पे पहचान पाएंगे और हम समय पे ये सुझाव दे पाएंगे कि ये भी एक जायज़ बीमारी है, इसके लिए प्रॉपर मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, और अगर उनको लगता है ये बीमारी है तो उसका इलाज वो कहते हैं कि होना चाहिए तो इलाज करवाना चाहिए। तो इलाज से इस बीमारी की रोकथाम बहुत अच्छी तरह से हो सकती है और समय पे पहचानने से आप सभी का फ़ायदा है, मरीज का भी फ़ायदा है, उसके परिवारजनों का भी फ़ायदा है और उसके लव्ड वंस का भी फ़ायदा है। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो उसमें ज़रूर लिखिए ताकि हम लोग समय पर उसका जवाब दे पाएँ।